अदालत, आओ दौड़ो दौड़ो लड़ो और तबाह हो जाओ। काशी वैभव आज जुड़ चुका है सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस के एक्स प्रेसिडेंट विवेक शंकर तिवारी जी से। तिवारी जी, काशी वैभव के शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। ये क्या चक्कर है वकीलों का और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में भिड़े रहते हैं और जिसकी वजह से आम जनता को भी परेशानी झेलना पड़ रहा है। ये समाधान कैसे सॉल्व होगा? क्या ये आज की जो सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार, इसमें बढ़ रही है क्या? देखिए, सवाल योगी जी की सरकार या किसी के सरकार की नहीं है। जब भी व्यवस्था में विसंगति रहती है, व्यवस्था में भ्रष्टाचार रहता है, तो समाज का जो लड़ाका तबका है, विरोध करने वाला तबका है, मुखर विरोध करने वाला तबका है, वो अधिवक्ता समाज माना जाता है। और ये हमेशा से माने आज़ादी की लड़ाई में भी अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश के जितने भी बड़े आंदोलन रहे हैं उसमें भी अधिवक्ताओं की बड़ी भूमिका रही है। तो सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम में जो गंदगी है उसके खिलाफ लड़ने का काम अधिवक्ता समाज करता है। तो निश्चित रूप से टकराव होगा और कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति बनेगी, ऊंचा नीचा होगा। तो उसके लिए तो आगे भी ऐसा होता रहेगा। उसके लिए भी तो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और अधिवक्ता अगर आपके पास जा रहा है, आप कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिसर में घेर के अधिवक्ता को मारने लगिए। आप लोगों की बात तो कहीं नहीं सुनी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी जाती है। देखिए, यही प्रकरण है, खूब सुनी जाएगी। कल से आंदोलन की रूपरेखा बन रही है। हमारे महामंत्री सेंट्रल बार ने भी और महामंत्री बनारस बार ने भी सोशल मीडिया पे डाला है। आंदोलन होगा और बात मानी जाएगी। और बेंचेस ने बात मानी गई है। बेंच ने भी आप लोगों के खिलाफ एडवर्स टिप्पणियां किए हैं। देखिए, बेंच क्या है कि बेंच अपने गिरेबान में नहीं झांकता। बेंच अपने नाक के नीचे करप्शन किस कदर जो है दीमक की तरह न्यायपालिका को चाट रहा है, उस पर अधिवक्ता समाज उस पर भी लड़ रहा है। उसके खिलाफ भी आवाज़। हमने कहा ना कि सिस्टम में जब विसंगति रहती है, सिस्टम का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जुडिशरी, तो अधिवक्ता समाज ही उस आवाज़ को बुलंद करता है। तो सिस्टम पे ही सवालों के घेरे, न्यायपालिका भी सवालों के घेरे में है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग तक की स्थिति आ गई है। तो ऐसा नहीं है, तमाम ऐसे जजेस हैं जो करप्शन के चार्ज में अपने पद से च्युत कर दिए गए हैं। तो न्यायपालिका भी दूध की धूली नहीं है। और तमाम हमले ऐसे न्यायपालिका पर होते रहे, सरकार भी सवाल उठाती रही है, समाज से भी सवाल उठते रहे, और तमाम ऐसे निर्णय हैं, न्यायिक निर्णय, जिसमें ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि नहीं, न्यायपालिका में भी सुधार की ज़रूरत है। आप ही लोगों में से तो जाते हैं, बाहर से ही तो बेंच का नहीं, क्यों बुलाते हैं? क्या वो भूल जाते हैं? मेरी भी 27-28 साल की वकालत हो गई है। हम लोग जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, आपको बता दें 70% लड़के जो हमारे साथ के पढ़े इस समय डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एडीजे हैं। मैं अपने साथ के लोगों के यहाँ जो आज न्यायपालिका में न्यायाधीश हैं, विभिन्न जनपदों में कार्यरत हैं, मैं जाता हूँ, अगर कोई मुकदमा रहता है, बहस करता हूँ, सीधे चला आता हूँ। उनको पता भी नहीं लगने देता कि नहीं, इस मुकदमे में मैं पैरवी करने आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ भी चैम्बर की वकालत कभी नहीं किए हैं। तो आप एंट्री क्यों देते हो वकीलों को? आप बुलाते हो, आप वकीलों से सुविधाएं क्यों लेते हो? आप मत लो। जजेस को तो आम जनता से और अधिवक्ताओं से, अगर सही में वास्तविक अर्थ में जज है, तो उसको समाज में किसी से मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक जज भी अगर ईमानदारी से काम करेगा तो वकील से ज़्यादा मेहनत एक जज को करनी है। दिन भर आपको न्यायालय में समय बिताना, और शाम के समय आपके पास 10 से 20 फाइलें पढ़ने, लिखने और जजमेंट करने की होती है। जज को तो वकीलों से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आप क्यों मिलते हो वकीलों से? आप वकीलों को एंट्री ही मत दो ना। हम लोग तो नहीं जाते हैं। हम लोग उस स्थिति में जाते हैं, पता लगा कि अब सुनवाई का समय है, जज साहब अंदर बैठे हैं एसी में, गप्पे कर रहे हैं, 4 जजेस बैठे हैं। तो मेरी मजबूरी है कि मेरे क्लाइंट का काम है, उस काम को कराना है, तो हम अंदर जाएंगे चपरासी से कह के कि नहीं, जज साहब से बात करनी है, मिलना है इस मुकदमे के सिलसिले में। क्या ज़रूरत है हमें अंदर जाने की?
वकीलों का तो ये हाल है, वो पास ओवर लेते हैं और डेट ले लेते हैं। नहीं, डेट यहाँ दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। हर वकील अपना काम करने के लिए तैयार रहता है। और जिससे जो पेंडिंग केसेस मान लीजिए कोई एडजर्नमेंट खासकर जो डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स हैं, उनमें जो पेंडिंग केसेस हैं दैट आर वेरी इन द लार्ज नंबर्स इन कंपेरिजन टू एनी अदर हायर कोर्ट। भाई देखिए, पेंडेंसी की बात देखिए, न्यायपालिका सरकार को बहुत गंभीरता से इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। सरकार को दो दिशा में काम करने की, जो पुलिस प्रशासन है उसकी वृद्धि की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, और जुडिशरी को जो है एम्पावर करने की ज़रूरत है, उनके संसाधन बढ़ाने की ज़रूरत है। न्यायपालिका के न्यायाधीशों के पास भी समस्याएं हैं कि अब एक दिन में अगर किसी कोर्ट में 2000 मुकदमे लग गए तो कैसे आदमी उसका डिस्पोजल कर पाएगा। वकीलों की भीड़ बढ़ती जा रही है और भीड़ बढ़ रही है, क्वालिटी जो लायर्स थे जो पहले होते थे वो अब नहीं है। ये इसका सीधा जो है दोषारोपण किया जा सकता है। ये जो कुकुरमुत्ते की तरह लॉ कॉलेज खोले जा रहे हैं, इनको लाइसेंस दिया जा रहा है। गांव में जो है 2 कमरे का बना लिए और वहां जाके लाइसेंस अप्लाई किए, आपको लॉ कॉलेज खोलने की मान्यता दी जा रही। क्यों दी जा रही है? एक बहुत ही प्रतिष्ठित पेशा हुआ करता था वकालत का, आज से 20-30 साल पहले, और सम्मानित पेशा था, जिसको ये लोग धूमिल कर रहे हैं। पहले के समय में ये था कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है और संपन्न घर का व्यक्ति है तो ये होता है कि वकालत किया जाए, इससे समाज के लिए कुछ, समाज का भला हो, समाज हित में कुछ काम किया जाए, समाज में उस व्यक्ति का अपना कोई योगदान हो कि किसी को न्याय दिलावे, पहले के समय में थे। अब वकालत क्या है? अंतिम विकल्प है कि कुछ नहीं है तो वकालतें कर लिया। 2.5 लाख से ज़्यादा पेंडेंसी है फैमिली डिस्प्यूट केसेस में बनारस में। बिल्कुल पेंडेंसी है। देश भर में लीजिए तो कई करोड़ मुकदमों की पेंडेंसी है, 5 से 6 करोड़ मुकदमों की पेंडेंसी है। तो इस दिशा में देखिए, केवल अब छोटे छोटे मामले हैं। 323 का मुकदमा है, 323 के मुकदमे कंप्लेंट है, आपने दाखिल कर दिया, उसके बाद कई साल तक कंप्लेनेंट आ नहीं रहा है। अब वो तारीख पे तारीख, उसको तो खारिज कर दीजिए। अगर 4 तारीख पे कंप्लेंट फाइल करने के बाद कोर्ट में नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि वो आगे नहीं लड़ना चाहता, उसको खारिज करके हटाइए। 323 का मुकदमा है, 504 का मुकदमा है, अब 10-10 साल 15-15 साल से चल रहा है। मान लीजिए 3 साल तक अगर नहीं आ रहा है कोई गवाही करने के लिए, गवाही बंद करके उसको छोड़िए। गवर्नमेंट ने किया ना, बीएनएस में चेंजेस। 3 साल तक अगर कोई गवाही मुकदमे की नहीं हो रही है और मुलजिम दौड़ गया एक छोटे से मुकदमे में 6 महीने साल भर की सजा में, तो उसके लिए वो सजा बराबर ही है। लिमिटेशन की बात खत्म करिए। छोटे मामलों को तो आउटराइटली खत्म कर देना चाहिए। इसमें हम लोगों ने प्रयास भी किया कि बार एसोसिएशन इन्वॉल्व हो, इसमें वकीलों को भी कॉन्फिडेंस में ले करके, और प्रोसिक्यूशन की टीम, एसपीओ साहब, जेडी साहब से बात हुई कि एक कार्यशाला आयोजित किया जाए, जुडिशरी को इन्वॉल्व किया जाए कि ऐसे मुकदमे जिसमें जो है केवल जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है, जुर्माना जमा करके ख़त्म करा दीजिए। 323 के मुकदमे हैं, उसमें जो है 5 साल से चल रहा है अधिक समय से, उसको ख़त्म करिए, एविडेंस क्लोज करके 313 करिए, ख़त्म करिए मुकदमा, मुलजिम छोड़िए। तो बेमतलब के मुकदमे हमारे कोर्ट में बहुत ज़्यादा हैं। अगर सही ढंग से इन मुकदमों का डिस्पोजल कर दिया जाए तो कम से कम 35 से 40% मुकदमों का बोझ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। न्यायपालिका उन मुकदमों को ढो रही है। तो देखिए, ये सामूहिक प्रयास की चीज़ है। इसमें अधिवक्ता समाज को भी लगना पड़ेगा, इसमें प्रशासन को भी लगना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को भी लगना पड़ेगा, अभियोजन को भी लगना पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ी बात है न्यायपालिका को रुचि लेनी होगी। ये जज को भी समझना होगा कि 3 साल से कंप्लेनेंट नहीं आ रहा है, तारीख पे तारीख कंप्लेनेंट का पता नहीं है और मुलजिम आता जा रहा है। हम लोगों के पास बहुत से मुकदमे हैं, हम लोग कहते हैं कि इसको खारिज करिए, कंप्लेनेंट नहीं आ रहा है, अगली तारीख पर देखेंगे। वो अगली तारीख का अंत कब होगा ये हम लोग भी नहीं, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, निश्चित रूप से। तो ये पूरा देखिए, हम किसी एक को, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे वकील हो, चाहे प्रशासन हो या शासन हो, किसी या एक इकाई कोई दोषी नहीं है। इसमें सबकी जवाबदेही बनती है, न्याय दिलाने का काम सबका है।
हमारे सामने ये व्यक्ति बैठा हुआ है, इस आदमी का बहुत जेन्युइन केस है और 100% जीतना है, लेकिन अब 4 बार से केवल तारीख पढ़नी है एक छोटे से नामांतरण की कार्रवाई में। ये म्यूटेशन के मामले भाई बहुत उच्च न्यायालय ने भी तो फटकार लगाई है, शासन भी फटकार लगा रहा है। तो अब सवाल यह है कि जो काम आपको मिला है उसको पेंडेंसी को कम करने के लिए एफर्ट्स क्या हो रहे हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इस पर देखिए, भाषणबाजी से नहीं होगा, आप भाषण दें, हम भाषण दें, बढ़िया बढ़िया बोले, इससे नहीं होगा। धरातल ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड लेवल पे वर्क करने की ज़रूरत है। बार के मेंबर क्या करते हैं इलाहाबाद में जाके, क्या करते हैं? अब क्या करते हैं, अब उनसे पूछिए, ये हम क्या 18 बार के मेंबर हैं। हाँ। और इलाहाबाद में इनकी मीटिंग होती भाई है। हमने कहा ना कि पूरे सिस्टम में दीमक लग चुका है। हर आदमी को अपनी जवाबदेही को फिक्स करना पड़ेगा। उस लॉ ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो होता है कि मेरी जवाबदेही क्या है। भारत इसीलिए बहुत पिछड़ा अब तक रहा है। चीन, जापान, अमेरिका कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, हम लोग क्यों पिछड़े हैं? हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है। ये जो हमारे सिस्टम में दीमक लग चुका है, इस दीमक को दूर करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक क्वेश्चन लास्ट है, आप बनारस सेंट्रल बार के प्रेसिडेंट रहे, अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताइए जब आप थे। हाँ, जब मैं अध्यक्ष चुना गया तो 41 वर्ष मेरी उम्र थी, सबसे युवा अध्यक्ष रहा हूँ। और मैं जब अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा तो 2-3 दिन मैं सोचता रहा कि मेरा चुनाव 8,000 लोगों ने मिल करके किस बात के लिए किया है। एक मन में स्वाभाविक अवस्था है कि भाई मैं अध्यक्ष बना हूँ तो किस लिए बना हूँ। तो मैंने उस जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए यूपी की बेस्ट लाइब्रेरी, आप सेंट्रल बार की लाइब्रेरी जाके घूम सकते हैं, वो मेरे कार्यकाल में बनी है। 78 कमरों का तीसरे तल पे सेंट्रल बार बिल्डिंग में आप जाएंगे, सबसे टॉप फ्लोर पे 78 कमरों का मैंने 8 महीने के रिकॉर्ड समय में निर्माण कराया। चेम्बर्स, आज अधिवक्ता लोग बैठते हैं उसमें। एक बढ़िया शौचालय मैंने निर्माण कराया था, जेंट्स टॉयलेट बनवाया था, महिलाओं के लिए बार शौचालय का निर्माण कराया था। बार का जो बगल वाला सभागार है, पांड्या सभागार है, उसमें पूरा टाइल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, माने काफ़ी वर्क पूरे साल तक हुआ है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरी कचहरी कहती है। आप कचहरी के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि 2016 में हमारी टीम में दुर्गा प्रसाद जी थे, महामंत्री थे, शिवानंद सिंह जी, मेरी कार्यकारिणी भी बड़ी अच्छी थी और सबने रात दिन एक करके मेहनत किया और उसका मूर्त रूप सामने है। आप कहीं भी जाइए, मार्बल पे नाम लिखा मिलेगा। बार बिल्डिंग के फ्रंट पे जितने टाइल्स वगैरह के वर्क हुए हैं वो सब मेरे कार्यकाल में हुए हैं। तो हमारा कार्यकाल, हमने कहा ना कि अपनी तारीफ स्वयं नहीं करनी चाहिए, दूसरे करें। तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि कचहरी में अध्यक्ष के रूप में मेरा कार्यकाल कैसा रहा है। अधिवक्ताओं के फ्रंट पे भी लड़ाई हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, अधिवक्ताओं के फ्रंट पे भी लड़ाई है। हमारे कार्यकाल में कोई अधिवक्ता जेल नहीं गया। किसी अधिवक्ता को, मैं हमारे कार्यकाल में ही ऐसा रहा है कि जनपद न्यायाधीश महोदय को 6 बजे तक बैठ करके और अधिवक्ता को जमानत देनी पड़ी है। ऐसा नहीं है, किसी अधिवक्ता को जाने नहीं दिया हूँ जेल। और कोई भी अधिवक्ता आता था, मैंने लोग कहते थे कि यह कार्यकाल युवाओं का कार्यकाल है। सारे युवा अधिवक्ता उत्साह से लबरेज रहते थे और अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा, संतुष्ट हैं लोग। तो ये थे निर्भीक, बेबाक और विद्वान अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी। काशी वैभव के लिए अंकुर द्विवेदी, धन्यवाद।